नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये सभी प्रकार की अभिक्रियाओं में जरूर उपस्थित होता है। एक पद जो होता है उसका ऑक्सीडेशन कराता है और दूसरा पद अभिक्रिया का रिडक्शन कराता है। और जब दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न हो जाए किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में तो उसी अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन की छोटी मोटी बातें और जानना हो तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना का आधार लेते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना के आधार पर यह बताया जाता है कि जब इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो, किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन की कमी होती हो, तब हमें वहाँ ऑक्सीडेशन समझना चाहिए। और जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके ऊपर बढ़ती हो, तब समझेंगे कि हम उसका अपचयन हो रहा है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पर देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे कोई एलिमेंट दिया जाए ई एक नेचुरल कोई एलिमेंट है जिस पर कोई चार्ज अभी नहीं लगा हुआ है और आगे चल कर के यही बना लेता है ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन या ई एन पॉजिटिव कर सकते हैं ऐसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कुछ निकल गए हैं बाहर से। यहाँ से इसके बाहरी कोश से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी संख्या एन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि शुरुआत में जो भी इलेक्ट्रॉन थे आगे चल कर के उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ गई, यानी यहाँ पर जो कमी आ गई, कमी ही बता देता है ऑक्सीडेशन को। सिद्धांत तो कई है समझाने के, लेकिन ये सबसे बेहतर सिद्धांत है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल जाता हो, यहाँ कह सकते हैं उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती हो, तब हम उस क्रिया को ऑक्सीडेशन कहेंगे। और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन निकले रहेंगे बैलेंस करने के लिए हम उतने इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। ऐसे ही यदि यहाँ कोई एलिमेंट ई है और आगे चल करके उसे लाभ हो जाए, लाभ होगा तो अपचयन कहलाएगा। और लाभ होने की दशा में यहाँ पर जो पहले पॉजिटिव था उस स्थान पर नेगेटिव हो जाता है, तो निश्चित है यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा उसमें अब बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी मतलब माइनस चार्ज लग गया, लाभ हो गया। तो लाभ होने की दशा में उतने इलेक्ट्रॉनों को इस साइड में यानी कि बाईं साइड में लिख देते हैं ताकि दोनों का चार्ज बराबर होता रहे। तो बस इतना ही आपको एक अच्छे समझ लेना है कब कमी होती है और कब लाभ होता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कमी और बढ़ोतरी कब होती है उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। अभी हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर, लेकिन ज़रूरी यह नहीं है कि प्लस के कारण ही हानि होती हो और माइनस के कारण ही लाभ होता हो। जैसे ये तो बहुत जनरल सा एग्जाम्पल था 1 और 2, ये बिल्कुल जनरल सा। कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे ई के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो और आगे चल करके वो E3 पॉजिटिव चार्ज बना ली। यहाँ पर भी हानि हो रही है। देखिए पहले 2 निकला था, अब की बार 3 निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन की हानि और हो गई। तो ऐसी दशा में भी यह ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, क्योंकि इस समीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, आगे चल करके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अभी भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकला हुआ है, और जब ज़्यादा निकला हुआ है तो इधर इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे, 2 पार्टिव ए बचेगा और 2 पार्टिव ए, अब क्रिया भी बैलेंस हो जाएगी। ये भी प्रक्रिया ऑक्सीडेशन के दायरे में ही आएगी। अच्छा, और बात करें कि नेगेटिव को लेकर के भी हम बता सकते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे नेगेटिव को लेकर के ऑक्सीडेशन कैसे बताएंगे, जैसे यहाँ पर ई ले लिया जाए, ई के साथ 2 नेगेटिव ले लिया जाए, हम नहीं ले रहे हैं 1 2 3 ले रहे हैं। ई पर 2 नेगेटिव चार्ज दे दिया गया और आगे चल करके ई के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया गया। अच्छा, जब कोई चार्ज नहीं लगाया गया तो इसका मतलब हानि हुआ है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा था और यहाँ पर 2 निकल गया,
यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं है। अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये भी अब क्रिया जो है वो ऑक्सीडेशन के ही दायरे में आएगी। कहने का मतलब केवल एक तरीका आप जान लीजिए एक शॉर्ट फॉर्म में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉनों का लाभ जो होगा वो होगा रिडक्शन, और गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। बस इसी बात को आप अपने माइंड में सेटअप करिए कि इलेक्ट्रॉनों का लाभ जब भी होगा तब वो अपचयन कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का हानि जब होगा तब वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बस इसी बात को मेंटली आप फिट करके रखिए, सारा जितने भी एग्जाम्पल आएगा सब सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हमें ये जानना जरूरी है कैसे हमें पता चलता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। किसी भी अणु में उपस्थित किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए नियम होता है। उस नियम को आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा। हम चलते हैं उस नियम पर, उसे बताएंगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं और कैसे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और यदि पहले से ही है तो इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने अन्य दोस्तों के पास भी, जिससे उनका भी इस पढ़ाई से लाभ हो सके। शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात कि यदि आप वीडियो को देख ही रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट देखने से कोई फ़ायदा नहीं। लॉन्ग देखेंगे आपको तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और पूरा कॉन्सेप्ट हमारे वीडियो में क्लियर तभी होता है जब आप लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर मेरा कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए अब देखेंगे कैसे हम निकालेंगे किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहली बात, इसको हम नंबर 1 लिख देते हैं। कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे Cl2 हो, H2 हो, N2 हो, O2 हो, O3 हो। देखियो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये जो है ये समपरमाणुक अणु है। समपरमाणुक अणु है, यानी कि समान परमाणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। और जितने भी एलिमेंट बिल्कुल फ्री अवस्था में दिखाई दें, HCl, NO, PK, कैल्शियम, कुछ भी दिखाई देता हो जिसका जुड़ाव या किसका लगाव किसी अन्य परमाणु के साथ ना हो, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कुछ भी हो, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हों। यहाँ तक कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान कुछ भी पाए जाते हों, इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती 0 होती। चाहे जहाँ यदि इसी प्रकार से ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हों, किसी अन्य के साथ ना जुड़े हों, जैसे Cl2 ये समपरमाणुक अणु होता है, N2 भी समपरमाणुक अणु होता है। यहाँ पर यदि ये सब पाए जाते हैं तो आप सीधा सा लिखेंगे उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कहने का मतलब इस प्रकार से कहीं एलिमेंट दिखाई दें जो किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ करके यौगिक न बनाए हों। ये तो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये 0 ग्रुप के एलिमेंट होते, वैसे भी किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है 0 होती है, आपको बेहतर पता है, इसलिए इनका भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने मतलब नियम नंबर 2 लेते हैं। देखिए नियम नंबर 2 में ये होता है, किसी यौगिक में, लिख देते हैं हम, किसी यौगिक में फर्स्ट ए परिवार के जो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ए परिवार में आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और भी जो भी है, इसे आप जानते हैं। इन सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो +1 होगी, चाहे जहाँ, लेकिन यौगिक के साथ होने चाहिए।
हमने यहाँ एक बार 0 लिख दिया है। जैसे भी आपसे पूछ ले H की आश्रित संख्या तो आप कहेंगे 0। अगर हम कह दें HCl में H की आश्रित संख्या तो आप कहेंगे +C। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर H अकेले नहीं है बल्कि Cl के साथ जुड़ा हुआ है। जब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब आप +1 कहेंगे, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से रखा गया है तब आप 0 कहेंगे। स्वतंत्र रूप से H2 भी रखा गया है तो भी 0 ही होगा। कहने का मतलब ये जो हम लिखवाए हैं किसी भी यौगिक में, इसका मतलब हो गया किसी के साथ जुड़े हों तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना होकर के +1 होगा। अच्छा, इसी प्रकार से जो सेकेंड ए के एलिमेंट हैं जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या इसी प्रकार से जो भी एलिमेंट सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातुओं में है उसके लिए आप +2 का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर हम पूछें कैल्शियम का बताइए तो आप सीधा बोलेंगे 0, लेकिन यदि हम कहें नहीं कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का बताइए तो आप कहेंगे +2। क्यों? क्योंकि +2 सेकेंड ए परिवार का एलिमेंट होता है। मतलब स्वतंत्र अवस्था में कोई एलिमेंट रखा गया है तब आप 0 कहेंगे, लेकिन यदि ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में रखा गया है, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ करके यौगिक बनाया हुआ है, तो ऐसे दशाओं में कैल्शियम का जो नंबर होगा वो +2 होगा। इसे आप अच्छे से जाने रहिए। एक और है जिसका नंबर है 7th ए। 7th ए का मतलब हैलोजन परिवार, जिसको आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का नाम देते हैं। यदि ये सब कहीं उपस्थित हो लेकिन किसी यौगिक के साथ तो वहाँ पर प्रयोग करेंगे -1 का। जैसे हम बात कर लें कि क्लोरीन, आपसे पूछ ले क्लोरीन तो आप कहोगे 0, आप कह दें Cl2 का बताइए तो आप कहोगे 0, लेकिन यदि हम कह दें NaCl दे दिया गया है, अब कहा जाए Cl का बताइए तो आप कहेंगे -1। क्यों -1? क्योंकि ये अब किसी एलिमेंट के साथ जुड़ करके कंपाउंड बनाया हुआ है। इस प्रकार से यदि कंपाउंड की केस में पाया जाएगा Cl, Br, आयोडीन या फ्लोरीन, तब उसके लिए आप -1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए अब इसे हम हटा देते हैं। फिर आगे ये तो हो गया 2 नियम। अच्छा, तीसरा ये होता है यदि, अब देखिए थोड़ा सा करेक्शन करिएगा यहाँ आगे चल करके, यदि किसी तत्व के ऊपर कोई चार्ज दे दिया जाए, किसी तत्व के ऊपर कोई चार्ज दे दिया जाए, किसी के साथ ना जुड़े हों लेकिन वो आयनिक रूप में पाए जाते हों, तो उनका जो चार्ज होता है वही उनका क्रमशः ऑक्सीकरण संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने क्या कहा कि स्वतंत्र अवस्था में बिना किसी चार्ज के यदि होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, समपरमाणुक होते हैं तो 0 होता है। लेकिन यदि किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज लगा दिया जाए, यानी कि अब उसका नेचर आयनिक हो जाए, यानी आयनिक रूप में पाया जाता हो, कोई तत्व आयनिक रूप में, जैसे N3 नेगेटिव पाया गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। कैल्शियम के ऊपर 2 पार्टिव चार्ज पाया गया तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के ऊपर 1 पार्टिव चार्ज पाया गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। कहने का मतलब है किसी एलिमेंट के ऊपर यदि चार्ज आ जाए, कोई आवेश आ जाता है तो आवेश ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे हमने लिखा फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो इनका क्रमशः -1 होगा और ये +2 हो जाएगा। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर आगे नियम नंबर 4 कहता है कि सभी तत्वों में, यहाँ लिख सकते हैं सभी यौगिकों में जो ऑक्सीजन होता है, यौगिक की बात कर रहे हैं, सभी यौगिकों में ऑक्सीजन जो होता है -2, लेकिन पराक्साइडों में ये -1 को दिखाता है। अब क्या है पराक्साइड? जैसे जब O सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से किसी यौगिक को बनाने में, इनकी संरचना को दर्शाने में, उनके लुईस संरचना को दर्शाने में ये स्थिति कहीं दिखाई देती हो तब उस स्थिति को पराक्साइड कहते हैं। और ऐसे में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 ना होकर के -1 हो जाएगा। इसलिए कहा गया पराक्साइडों में, जैसे एक पराक्साइड है हाइड्रोजन पराक्साइड, देख रहे हैं H2O2, अब दोनों O बीच में हो जाता है, अब -2 का प्रयोग नहीं करेंगे,
बल्कि यहाँ पर प्रयोग करेंगे -1 और -1। बात समझ में आ रही है। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बाकी अन्य सभी यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। आगे हम 5वां नियम लेते हैं। 5वें नियम में बात आती है मूलक की। मूलक आपको अच्छे से पता है, जो सबसे अलग हों, जिनको आप फंक्शनल ग्रुप भी कहते हो, क्रियात्मक समूह भी कहते हो, या कह सकते हैं जो छोटे ब्रैकेट के अंदर दिए गए हों। जैसे कहीं कहीं दिया रहता है, ये आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, कठिन नहीं है। जैसे CN दे दिया गया ब्रैकेट के अंदर CN, अब ये मूलक हो गए, इकट्ठे आपको बताना है, तो इनका हो जाएगा -1। कहाँ से आया? जैसे HCN होता तो H पॉजिटिव से नेगेटिव इकट्ठा कर देते हैं, तो CN के लिए -1। कार्बोनिल की बात करें, कार्बोनिल के लिए 0 हो जाएगा। NH3 यदि इकट्ठा ही दिया गया ऐसे, NH3 इकट्ठा आपको बताना हो तो उसके लिए भी 0 का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यदि OH कहीं दिया गया, इकट्ठा लिखा गया है, आप उसके लिए भी 0 का प्रयोग करेंगे। H2O को आप इकट्ठे लिख दिया गया है, बताना हो तो कितना कर देंगे? 0 कर देंगे। अक्सर ये सब सॉल्व होता है वहाँ पर जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोई मिल जाता है, ये लिगेंड के रूप में उपस्थित होते हैं, तो लिगेंडों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इकट्ठे लिख दिया जाता है। जैसे CN लिख करके आ गया लिगेंड में। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये दिया जाए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे दिया जाए FeCN का होल 6, ये दे दिया जाए, और यहाँ पर कोई चार्ज दे दिया जाए। आपको अब Fe का निकालना, मतलब CN को इकट्ठे निकाल लीजिए, तो CN के स्थान पर इकट्ठा लिखेंगे -1। तो इसलिए बताया हमने कि मूलकों के लिए इस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर का प्रयोग करेंगे। अभी निकालना आपको सिखाएंगे, ये केवल नियम है, इस नियम के आधार पर इसे समझना होगा। चलिए, अब ये 5 नियम हो गए, आपको पांचों नियम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हम 6ठा नियम लिख देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल 6ठा नियम है, ये कोई नंबरिंग नहीं है नियमों की, लेकिन एक कैटेगरी बना दिया गया है। 6 नंबर में ये ध्यान देना है, जैसे कि कोई यौगिक दिया गया हो इस रूप में, जैसे AXBY, तो आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? अब किसी का भी अगर आपको निकालना हो तो पहले ध्यान दीजिए, इस अणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, तो आप करेंगे X इंटू A की ऑक्सीकरण संख्या। यहां पर जो ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, X कोई अंक है, A कोई एलिमेंट है, आप A की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। इसका काम पूरा हो गया। प्लस ऐसे ही लिखेंगे आप Y के बाद गुणे करेंगे B, यहाँ हो जाएगा B की ऑक्सीकरण संख्या, B के, और ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसी से हल हो रहा है कि X गुणे A की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Y गुणे B की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ये 0 हो जाएगा। अच्छा, आपको ना दिखता थोड़ा सा और हम पास कर दें, ये 7वां नियम भी समझ लीजिए कि यदि ऐसे दिया गया AXBY और इसके ऊपर माइनस या प्लस Z दे दिया गया हो, कोई आवेश दे दिया गया हो, तो आप ऐसे करते हैं X गुणे A की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Y गुणे B की ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ तक स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। A की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Y गुणे B की ऑक्सीकरण संख्या, और ये बराबर कर लेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और लिख देंगे Z। बस इसी प्रकार से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ये केवल नियम रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी पर आधारित अभी हम कुछ एग्जाम्पल को कराते हैं। चलिए, अब इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, वहां पर उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी है कि ऑक्सीकरण संख्या आप निकालना सीखें। देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं NaNO3,
सोडियम नाइट्रेट है, ये कोई साल्ट होगा। यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया, मतलब अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब यहाँ पर निकालना है नाइट्रोजन का, ना तो इसका दिया है ना तो इसका दिया, इसका तो निकालना ही है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या इसके ऊपर कोई चार्ज दिया गया है? तो आप कहेंगे नहीं। जब चार्ज नहीं दिया गया तो तरीका देखिए, आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, यानी ऐसे करेंगे ON नंबर ऑफ Na, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। ध्यान दीजिए कोई चार्ज नहीं था, इसलिए सबके मतलब सबको जोड़ करके 0 कर दिया गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम आपको पता है, ये फर्स्ट ए परिवार का एलिमेंट है, क्षारीय धातुओं के वर्ग का ये एलिमेंट है। उसका हमने लिखाया था कि सोडियम का होता +1, और +1 होगा भी क्योंकि ये किसी यौगिक में उपस्थित है। दूसरा, नाइट्रोजन का पूछा है तो आप करेंगे केवल x, क्योंकि ये पता ही नहीं, यही निकालना है। प्लस करेंगे 3 इंटू O का हमने बताया है प्रत्येक यौगिक में पेरोक्साइड को छोड़ करके वो -2 ही होता है। आप लिखेंगे -2 और सब का बराबर कर देंगे 0। यहाँ पर +1 प्लस x और 3 गुणे 2 करेंगे, आएगा ये -6, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा +6 और ये -1, और यहाँ हो जाएगा +5। हाँ, x बराबर जो +5 आया है वही कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NaNO3। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन संख्या होगी वो होगी +5। यही आपको हल करके लाना था। देखिए कितना आसान है, कितना इजीली आप निकाल सकते हैं जब आपको जो सातों नियम लिखाए हैं उस पर आप अच्छे से ध्यान दिए होंगे। जैसे Na का हमें नहीं पता इसमें, तो हम आप उस सारणी में जाएंगे जहाँ पर हमने आपको बताया है कि स्वतंत्र अवस्था में यदि होंगे तो 0, लेकिन यहाँ स्वतंत्र की कोई बात ही नहीं है कि किसी न किसी के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है तो फर्स्ट ए ग्रुप का होने के कारण उसका नंबर जो होता +1 होता है, जिसका हमें निकालना, हम उसके लिए x का प्रयोग करेंगे। O का सभी में -2 होता तो -2 का प्रयोग करेंगे। 3 उसके साथ लगा, 3 गुणे 2 कर लेंगे, बराबर 0 करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज ना होने के कारण आप 0 लिख दिए। सब कुछ अपना गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, जो घटने लगा वो घटाएंगे, लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी +5। हाँ, एक बात का ध्यान देना है, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर प्राप्त होता हो, यदि वो प्लस में प्राप्त होता हो तो प्लस लिखिए, माइनस में प्राप्त होता हो तो माइनस लिखिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है प्लस और माइनस में ही होता है, उदासीन नहीं होता है। यदि उदासीन आता है तो संयोजकता होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे यदि मान लीजिए यहाँ पर +5 आया है और आप गलती कर करके 5 का प्रयोग कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। ये 5 से पहले प्लस मानते हैं कि मैथमेटिकली ये राइट है, लेकिन केमिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि प्लस लग जाने से हमें पता चलता है ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस केवल 5 से, जो प्रॉपरली आपने केवल 5 लिख दिया, उससे हमको ये जानकारी नहीं मिल पाती है। ऐसा हो जाने से +5 से हमें ये जानकारी मिल जाती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, मतलब एक उच्च ऑक्सीडेशन नंबर आ जाने से उसको हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं, आगे मिलेगा ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं। तो जो उच्च पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक अच्छे ऑक्सीडेंट की भांति बिहेव करते हैं, और जिनमें निम्न आता है वो रिडक्टेंट की भांति बिहेव करते हैं। लेकिन ये सब आपको आगे मिलेगा, इसलिए ये एक चेतावनी है कि आप कभी भी प्लस आए तो प्लस दिखाइए और माइनस आए तो माइनस दिखाइए। ये छोटी मोटी बातें होती हैं जो आप गलत कर देते हैं, उससे पूरा नंबर कट जाता है वहाँ का। चलिए, और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप उतार लीजिए या वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके तब उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे के एग्जाम्पल में जैसे आपको ये दिया जाए
ऐसे करें NiCO का होल टेट्रा ऐसे दे दिया जाए और आपके लिए स्टार लगा दिया गया Ni के लिए। Ni का आपको ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हैं CO मिला हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप मिला हुआ है, और हमने बताया है यदि ब्रैकेट के अंदर हो तो ये समझिए उनका इकट्ठा ही निकालना होता है, और इकट्ठे इसका मान जो हमने बताया है, इसका इकट्ठा जो मान होता है वो 0 होता है। तो आप ऐसा करेंगे Ni की ऑक्सीकरण संख्या, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं, कुछ लोगों की दिक्कत होती है तो भी सॉल्व हो जाएगी। Ni की ऑक्सीडेशन संख्या +4 गुणे CO की ऑक्सीडेशन संख्या, और ये सब हो जाएगा बराबर 0 के, क्योंकि कोई चार्ज नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर Ni के लिए नहीं पता है तो हम x का प्रयोग करेंगे, +4 करेंगे, हमें पता है CO का 0 होता है, बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर भी 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ना तो प्लस आया है ना तो माइनस आया है, वैसे भी 0 के साथ प्लस माइनस का प्रयोग नहीं होता है। Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह 0 हो जाएगा। बस ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कह दिया जाए कि Pt यानी प्लेटिनम Cl6, यहाँ पर प्लेटिनम Cl6 दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको प्लेटिनम का बताना हो, लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे यदि यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, 3 नेगेटिव चार्ज भी दे दिया गया हो और आपसे प्लेटिनम का पूछता, देखिए इतना बड़ा नंबर है, 78 एबव नंबर आया है 11 मतलब एटॉमिक नंबर का, फिर भी घबराना नहीं है। प्लेटिनम के लिए आप लिखेंगे x, क्योंकि इसी का निकालना है, प्लस करेंगे 6 इंटू, अब आपको पता है क्लोरीन किसी के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए उसका नंबर होता है -1, और ये जो चार्ज दिया गया हो आप उससे बाहर कर लेंगे, -3 कर लेंगे। यहाँ पर x करेंगे, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 6 × 6 हो जाएगा, ये बराबर करेंगे -3 हो जाएगा। आप x जब बराबर करेंगे तो -3 और +6 हो जाएगा, और बेहतर है आप घटा लेंगे, ये +3 आएगा, यानी कि यहाँ पर प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या आने वाली है वो +3 आने वाली है। देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम फिर भी 3-4 एग्जाम्पल बड़े बड़े ले लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और आप समझेंगे भी अच्छे से तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, मतलब क्लियरिटी लाने के लिए। और भी एग्जाम्पल्स को, जैसे एक एग्जाम्पल है FeCN का होल 6, यहाँ पर दिया जाए K4, ये दिया गया K4, तो आप करेंगे क्या, K4 का आपको पता है, आप करेंगे 4 इंटू पोटेशियम का होता है +1, एक कर दिया, Fe का यहाँ पर दिया गया निकालने के लिए आप करेंगे x। देखिए ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, घबराने की बात नहीं है कि हम यहाँ गुणा करना पड़ेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर 6 इंटू Cn का जो होता है वो -1 होता है, आपने पहले ही देख लिया है, और ये हो जाएगा बराबर 0 की। यहाँ पर 4 के करेंगे +4 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, यहाँ 6 गुणे 1 किए हैं माइनस, तो 6 के 6 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x बराबर, ये -6 है, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, ये +4 था, उधर जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +2, तो x का जो वैल्यू आया है वो है +2। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लेते हैं। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पर जैसे दे दिए NH4 पॉजिटिव में कह दे हमें नाइट्रोजन का बताइए, तो आप नाइट्रोजन के लिए +6 करिए, यहाँ पर 4 करिए, हाइड्रोजन के लिए +1 होता है, +1 कर दिए, बराबर +1 करेंगे क्योंकि +1 का चार्ज लगा हुआ है, तो x + 4 के 4 बराबर +1 आ जाएगा, और x बराबर करेंगे तो +1 है, उसके बाद यहाँ पर -4 लिखेंगे, इसका वैल्यू आएगा -3। बस बिल्कुल आसान है।
आप ऐसे कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कह दिया जाए K2Cr2O7। अब यहाँ पर पूछ लिया क्रोमियम का बताइए, तो आप करेंगे 2 गुणे पोटेशियम का +1 +2 करेंगे गुणे x कर लेंगे। देखिए ये 2 है, 2 कर लिया हमने, इसको ज्ञात करना था तो हमने x लगा दिया, +7 गुणे ये होगा -2 और ये हो गया बराबर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। तो 2 के +2 हो गया, प्लस ये 2x हो गया। अब यहाँ पर 7 दूनी -14 हो गया, ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, 14 में से 2 निकालेंगे, -12 बचेगा। तो 2x बराबर ये -12 उधर जाएगा बराबर के पार, तो +12 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो +12/2 यानी बराबर हो जाएगा +6। बस इसी प्रकार से हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब आप निकाल लेंगे, हमें विश्वास है कि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चन आएंगे आप उसको हल कर लेंगे। और अब हम लोग चलने वाले हैं इक्वेशन को बैलेंस करना। जैसे आप हाई स्कूल में देख करके आए थे कि इक्वेशन दे दिया जाता तो वो बैलेंस नहीं होता था, आपको बैलेंस करना पड़ता था। तो आप बहुत अजीबोगरीब तरीके से उसको बैलेंस करते थे, टाइम टेकन होता था, अच्छा समय वहाँ पर आप लगा देते थे बैलेंस करने के लिए। लेकिन जब आप इंटरमीडिएट में पहुँचे हैं तो आपको उतना समय अगर दिया जाएगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन को सॉल्व करना होता है, समय को आपको बचाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ नियमावलियाँ हैं, उस नियमों को ध्यान में रखेंगे। 1-2 बार केवल नियम को ध्यान में रखेंगे, बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान वो सारे नियम तुरंत आते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिलते रहेंगे। 1-2 एग्जाम्पल में नहीं कह सकते हैं, वहाँ तक आपको दिक्कत होगी। बाकी जितने भी आप एग्जाम्पल्स को, जितने भी आप इक्वेशन को, समीकरण को आप बैलेंस करना चाहेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत ही ईजिली इक्वेशन को बैलेंस करना सिखा दिया जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा आज बता दें कि बैलेंस करने के कितने तरीके हैं, कैसे बैलेंस करेंगे। आपको ये सब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। आप हेडिंग बना सकते हैं कल के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के तरीके। यहाँ लिखेंगे, या कहेंगे समीकरणों का संतुलन। देखिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीके जो हैं हम लिख देते हैं। पहला तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, ये आयन इलेक्ट्रॉन विधि है। और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। ये 2 तरीके हैं, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि। अब दोनों में से कोई एक, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन विधि चाहे ऑक्सीकरण संख्या विधि, वैसे बेहतर लेंगे हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि को पहले, क्योंकि हमने इसको पहले लिखा है। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से कैसे हम किसी अपक्रिया को बैलेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कल बताई जाएंगी। कल के क्लास में जरूर बने रहिए, बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। मतलब समीकरणों को हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे किसी अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन में चेंज करेंगे। हम ले चलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि का नंबर लेकर के, भूलिएगा मत। कल 7 बजे जरूर आप लोग उपस्थित रहेंगे, और इस आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण विधि को समझने के लिए कि हम कैसे अपक्रिया को बैलेंस करेंगे। तो कहने का मतलब हमारा, कल आप जरूर 7 बजे हमारे इस चैनल रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर जरूर उपस्थित रहिएगा, और अपने मित्रों को भी इस बात की सूचना दीजिएगा। और हम इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करिए। मेरा कहने का मतलब केवल यही होता है, उसका रीज़न यही होता है कि आप इन टाइम, आपको पहले इस बात की सूचना मिल जाए कि हाँ क्लास स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बस आज की क्लास को यहीं पर क्लोज किया जाता है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको हमने बता ही दिया कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरणों को संतुलित करने के लिए उपस्थित होंगे नेक्स्ट डे 7 o'clock। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।